बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर इससे पहले कि मैं डॉक्टर सबीहा सबा का मज़मून और उनकी एक मंजूम कोशिश जमाल मोहसिन की खिदमत में पेश करूँ, हम मुझ में और जमाल मोहसिन में कुछ कदरें मुश्तरक हैं। हमने भी धरना दिया, लेकिन हमारा धरना दामी नहीं था। 7 साल में हमने मोर्चा छोड़ दिया, लेकिन उसके रिजल्ट में एक अभी 15 साला ज़करिया बेग हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर सबीहा सबा को आना था, लेकिन उनकी फैमिली की कुछ कमिटमेंट थी, तो उन्होंने कुछ मजमून भेजा था पहले भी, और कुछ अभी उन्होंने उनके लिए लिखा भी, जैसे उनका एक वतीरा है। तो वो कहती हैं कि जमाल मोहसिन की किताब द क्लॉक इज टिकिंग की तकरीब रुनमाई जुलाई 2007 को ही, जहाँ पर मैंने जमाल मोहसिन की फरमाइश पर कुछ लिखा। जमाल मोहसिन के बरदर बुजुर्ग डॉक्टर इकबाल मोहसिन के नाम से पुरानी शनासाई है। मेरे शौहर मरहूम सैयद अब्दुल हई कलीम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के साथियों और करीबी दोस्तों में इनका शुमार होता है। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया भी हैं। बराए दोस्तदारी हमारी तकरीबन 2 दर्जन किताबें खरीद कर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी। अल्लाह को सलामत रखे, आमीन। दूसरे अजीज़ी जमाल मोहसिन इलाकेदार भी हैं। शरफाबाद, फाराम सोसाइटी, बहादराबाद, मकबूल आम स्कूल, ये सब मुश्तरका असासे हैं। यादों के किताब की इशाअत पर दिली मुबारकबाद। और उनका जो है लिखा हुआ मैं पढ़ता हूँ। अहवाल लिख रहा है न माजी न हाल का, फरदा की समत इशारा है मोहसिन जमाल का। जामिन हुआ है आपके मालो मनाल का, ये है कशोदाकार तमन्ना के जाल का। कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ हुई, मंशूर बस यही है हमारे जमाल का। होती है जिंदगी की हकीकत वहीं अयां, टूटे है सिलसिला जहाँ ख्वाबो ख्याल का। होती है जिंदगी की हकीकत वहीं अयां, टूटे है सिलसिला जहाँ ख्वाबो ख्याल का। है कार ज़ारे ज़ीस्त में सरगर्म आरज़ू, मोहसिन है जज्ब शौक है कुछ इस कमाल का। मोहसिन है जज्ब शौक है कुछ इस कमाल का। अपनी जगह जराहते दुनिया मगर ये देख, अपनी जगह जराहते दुनिया मगर ये देख, मौसम गुजर न जाए कहीं इंद माल का। अब भी है वक्त अहले नजर होशियार बाश, कुछ तो ख्याल कीजिए अहलो अयाल का। सबराज माँ है दस्ते माश इस कदर सबा, अंजाम क्या हो देख हमारे गजाल का। तो अब मैं तकरीब के दूल्हा जनाब मोहसिन जमाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपनी ख्यालात पेश करें। आप सब लोगों की तशरीफ आने का शुक्रिया। 70 और 80 की दिहाई में पाकिस्तान से लोगों के अमेरिका हिजरत के 2 मकासद थे, एक तो पढ़ाई और दूसरी कमाई। हम सब इन दोनों में से किसी एक मकसद के लिए यहाँ तशरीफ लाए। तो मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ाई के लिए आया था, फिर कमाई भी की और फिर सगाई भी की। ये तीसरा एक इजाफी मकसद भी मैंने हासिल किया। 50 बरस कबल कारी वहीद ज़फ़र कासमी की एक नात बहुत मकबूल हुई। शायद आपने भी सुना होगा, यकीनन सुना होगा, इतनी मकबूल नात थी। वो थी, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। ज़ाहिर है वो तरन्नुम तो मैं नहीं सुना सकता आपको, लेकिन ये एक शेर था। और शायर ने
اپنے ہمارے نبی اور نبی کے شہر سے محبت کا اظہار کیا ہے اس نعت میں. لیکن یہ جو پہلے مصرے میں وہاں کا ذکر ہے نا, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, وہاں کا جغرافیہ جو ہے نا, وہاں کا جغرافیہ تبدیل ہو گیا. اور نعت اور ہوا کیا کہ اوکے, تو آپ کو اب یاد آ گیا ہوگا. یہ نعت ویسے آج بھی بہت مقبول ہے, لیکن اب یہ نعت مناجات میں تبدیل ہو گئی ہے. اور وہ اس طرح سے کہ جو ہمارے پاکستان کے ابتر حالات اور سعودیہ سے تعلقات, اس کے سبب یہ نعت اب مناجات میں تبدیل ہو گئی ہے. یعنی بدنصیبی یہ ہے کہ اچھے تعلیم یافتہ لوگ بھی اور جو مالی طور پہ خوشحال ہیں, شہری بھی ہیں, موجودہ مایوسی کے بعد کے سبب اپنے وطن سے فرار اور امریکہ میں قرار تلاش کرتے ہیں. تو آپ نے ابھی سنا انور بھائی سے بھی اور دوسروں سے بھی کہ شروع میں جب انور بھائی میرے چچا بھائی ہیں, مگر میرے امریکہ وارد ہونے کے بعد ان کا سلوک جو رہا میرے ساتھ وہ بالکل سگے بھائی جیسا رہا. اور اس کی وجہ سے میرے مستقبل کی راہیں میرے لیے بالکل آسان ہو گئی. اور مجھے یاد ہے کہ ان کا لیونگ روم جو ہے, جو تھا اپنے نیو یارک میں, وہ سمجھیں کہ مہاجروں کا کیمپ تھا. اور میں بھی اس کیمپ میں ابتدائی 3 ماہ اس کیمپ میں مجھے بھی شرف رہا رہنے کا. میں نیا آیا تھا کراچی سے, یونیورسٹی سے صحافت, اور 4 سال صحافت میں نے کچھ عملی صحافت میں بھی کام کیا. تو وہ لکھنے کا ایک کی روانی موجود تھی, اور بحیثیت صحافی جب بھی میں کوئی نئی چیز دیکھتا تو اس پہ میرے جو تاثرات بنتے تھے میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا. اس وقت لکھتے وقت کوئی ایسا خیال نہیں تھا کہ یہ میری تحریر کہیں چھپے گی بھی, اس لیے کہ اس زمانے میں بات کر رہا ہوں 40-45 سال پرانے, کتاب چھپوانا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا, اور میرا بھی کوئی ایسا نہیں بنا کہ صرف ڈائری کے طور پہ لکھوں. لیکن بعد میں جب میں نے اس کو دوبارہ پڑھا اپنی تحریروں کو, تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کسی فقاہیہ کالم سے کم نہیں. تو کوئی میری کتاب کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ ان دنوں کا ہے جو میں نے 1979 میں, جو پہلا سال تھا میرا امریکہ میں, جو بھی تاثر بنا امریکہ کے بارے میں, امریکہ کے لوگوں کے بارے میں, وہ میں نے لکھے ہیں اس کے اندر. اور وہ کتاب کا حصہ ہے جو میرے غریب الوطنی کے دور کا سمجھیے کچھ حالات ہیں جو جس سے آپ بہت آسانی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر شخص اس دور سے گزرا ہے یہاں. اور اس دور سے کہتے ہیں کہ بھٹی سے گزرنے کے بعد ہی آدمی کندن بنتا ہے, تو وہ کندن بنا یا کاپر بنا, لیکن کچھ تو بنا. تو اور ہر شخص کی قسمت میں انور بھائی جیسا بھائی نہیں ہوتا, تو بہت سے لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن میرے لیے خوش قسمتی تھی, اور ان کی وجہ سے جو مجھے کمپنی میں ملی انہیں کے دوستوں کی, تو میں کسی بھی ادھر دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھ سکا, سیدھے صراط مستقیم پہ رہا. تو جو کتاب ہے یہ میں نے ای بک یعنی الیکٹرانک بک ہے, یہ کچھ میں نے چھپوائی تھی, جو اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ میری ایک ہی کاپی ہے, یہ ہے, اور یہ بیک ہے, اور اس میں کچھ 125 پیجز ہیں. تو میں چونکہ صحافی ہوں تو لہٰذا بہت ہی مختصر لکھتا ہوں کوئی بھی کسی بھی پوائنٹ پہ. تو زیادہ تر میرے آرٹیکل جو ہیں وہ فقاہیہ کالم جو ہیں وہ 2 صفحے پہ ہی ہیں, مختصر اس کے اندر. اور تو میں کچھ تھوڑا سا آپ کو 1-2 کچھ اپنا ذکر کروں. ایک میں نے لکھا تھا حب الوطنی سے چیچا وطنی تک, اور اس کی ستم ظریفی یہ ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے تقریباً 1978 میں, جس میں نے بڑا ذکر کیا کہ جی ہم تو وہ اتنے مستقل مزاج ہیں کہ ہم تو کہیں بھی جانے والے نہیں, اور یہ ہوا.
اور 1 سال کے بعد خود یہاں ہوا. تو یہ بھی ہے, لیکن وہ بہت اچھا وہ یونیورسٹی کے زمانے کا ہے. پھر ایک میں نے آرٹیکل اس میں لکھا ہے امریکہ مت جائیو, اور وہ اس کے اندر یہ میں نے لکھا ہے جس میں انور بھائی کا بھی ذکر ہے, اور وہ سمجھیے کہ پہلا یا دوسرا ہفتہ ہوگا یہاں امریکہ میں ہمارا. تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ امریکہ میں وارد ہونے کے بعد پہلے ہی ویکینڈ پر انور بھائی نے نماز ظہر کے لیے مسجد چلنے کا پوچھ کر ہمیں بھوچکا کر دیا. اپنے پاکستان میں بیچارے امریکہ کی ریپوٹیشن بڑی خراب ہے, خصوصاً دختر ہوا اور دختر انگور کے حوالے سے. وہاں تو بس یہی خیال آتا ہے کہ JFK پہ گوری عفیفائیں ترستی نگاہوں اور تڑپتے ارمان کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکلنے والے ہر شخص سے بغلگیر ہو کر یہ نعرہ لگاتی ہوں گی, آجا میرے بال ماں تیرا انتظار تھا. یا پھر دوسرا یہ خیال کہ امریکہ کے نلکوں سے پانی کے بجائے بیئر بہتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک عام امریکی اور یورپی کا خیال میں مسلمانوں کی جامع تعریف اور سور جیسے لذیذ گوشت سے محروم ہونا اور 4 شادیاں کرنا ہے. اور دور کیوں جائیے, خود ہماری والدہ محترمہ نے ہمیں امریکہ روانگی سے بتیرا روکا, لیکن ہمارے مصمم ارادے کے پیش نظر آخری لمحات میں اتنی ترمیم ضرور کر دی کہ ہمیں اگر رخت سفر باندھنا ہی ہے تو امریکہ کے بجائے سعودی عرب کا باندھ لیں. ہمیں ان کی معصومیت اور جذبہ اسلامیت پر بڑا پیار آیا, مگر قصد امریکہ کی جانب کر چکے تھے, لہذا بڑے دلائل پیش کیے. ان کے اسلامی جذبے کی قدر کرتے ہوئے انتہائی ادب و احترام سے عرض کیا کہ ہمیں سعودی عرب جانے میں قطعاً کوئی قباحت نہیں, بلکہ وہاں جانے میں مقدس سرزمین کے علاوہ مال و ریال کا چار بھی شامل ہے. لیکن سال بھر بعد جب ہزاروں ریال کما کر لوٹیں گے تو بھی ہم رہیں گے وہی سید جمال محسن MA صحافت. جواب ملا کہ امریکہ جانے میں اندیشہ یہ ہے کہ وہاں کی ڈگریوں کے حصول کے ساتھ وہاں کا ماحول بھی ساتھ نہ لے آؤ. ہم نے جھٹ اپنی شگفتہ مزاجی کے زوم میں کہا, جب بسوں میں گھر کا یہ شدید مذہبی ماحول ہمیں پورے طور پر مسلمان نہیں بنا سکا تو 1-2 سال میں وہاں کے گورے ہمیں کیا عیسائی بنائیں گے. اور انہوں نے فوراً کہا, ارے انسان بری باتیں اچھی باتوں کے مقابلے میں جلدی سیکھتا ہے. ان کا یہ نقطہ خاصا وزنی تھا, اور اس وقت ہمیں اپنے آپ پر ایک قائم اعتماد ڈاما ڈول ہوتا نظر آیا. غیر مسلم ملک میں نامعلوم اپنی یہ نام کی مسلمانیت بھی برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں. مگر جب ہم نے پہلے ہی دن مسلم سینٹر پہنچ کر بے شمار لوگوں کو ظہر کی نماز ادا کرتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں قاعدے اور سپارے دیکھے تو بہت تقویت محسوس ہوئی, اور یقیناً کامل ہو گیا کہ مذہب جغرافیائی حدود سے بالاتا ہے. انسان جہاں چاہے خدا کے حضور سر و سجود ہو کر شکر بجا لا سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں اس زمانے کی 1979 کی میں نے لکھی ہوئی ہیں. اور ایک اور ہے داستان رومان, تو وہ ہے تھوڑے سی افسانوی انداز میں, لیکن بہت لوگوں نے پسند کیا, میرے ساتھیوں نے بھی. وہاں میں کراچی آرٹس کونسل میں اس کی تقریب ہوئی تو مجھے زیادہ گرمی لگتی ہے. تو میں پہلا پیراگراف یہاں صرف پڑھوں گا اور ایک آخری. وہ 68 سالہ یہودن سٹھیا جانے کے عمر میں پینگے بڑھانے میں مصروف تھی. ایک روز حسب معمول اپنی بلڈنگ میں واقع اپارٹمنٹ کی کھڑکی میں بیٹھی سڑک پر گزرنے والوں کو تک رہی تھی. ہمیں دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا اور پھر گپ شپ شروع کر دی, پہلے کھڑکی سے ہی پھر نیچے آ کر. نہ جانے کتنے دنوں بعد کوئی اس کی باتیں سننے کے لیے رکا ہوگا. ہمیں بھی اس وقت کہیں جانے کی جلدی نہیں تھی, لہذا سنتے رہے. باتوں میں ہم نے اس کے شوہر نامدار کے بارے میں پوچھا. ہمارا یہ پوچھنا تو پہلے آپ دیدہ ہوئی, پھر سنجیدہ, اور پھر عالم دوشیزگی میں کھو گئی. باتوں میں ہم نے اس کے شوہر نامدار کے بارے میں پوچھا. ہمارا یہ پوچھنا تھا کہ وہ پہلے آپ دیدہ ہوئی, پھر سنجیدہ, اور پھر عالم دوشیزگی میں کھو گئی. اس نے بتایا
کہ کس طرح اس کی شوہر سے پہلی ملاقات ہوئی، کیسے رومان پروان چڑھا، 40 سال قدیم 2 دلوں کے ملاپ کی یہ داستان مکالموں اور ایکشن سمیت سنائی. تو یہ اس کا بگننگ ہے. اور اس کے آخر کا میں بتاتا ہوں کہ اس 68 سالہ دوشیزہ کا 50 سالہ بوائے فرینڈ بھی تھا جو ویکینڈ پہ گھاس وغیرہ کاٹتا اور دوسرے کام کر دیا کرتا تھا. ہم نے پوچھا کہ وہ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتی، تو اس نے ایک تو مذکورہ بالا وجہ بتائی، دوسری یہ بتائی کہ وہ بہت معمولی آدمی ہے. ہم نے اسے ورغلایا کہ محبت میں مالی بلندی اور پستی نہیں دیکھی جاتی، اگر تم اسے پسند کرتی ہو تو شادی کر لو. لیکن اس نے ہاں نہ کی. تب ہم نے ایک آہ بھر کر کہا، دیکھو تمہارا اس عالم بزرگی میں بھی ایک بوائے فرینڈ ہے، جبکہ ہم اس جوانی کے باوجود گرل فرینڈ سے محروم ہیں. وہ اس کا کچھ اور ہی مطلب سمجھی، کہنے لگی تمہیں اپنی عمر کی ڈھونڈنی چاہیے. تو اس طرح کے آج کل وی لاگ اور بی لاگ وغیرہ آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیو پہ اور اس پہ. لیکن آپ سوچئے 45 سال پہلے اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، کیا ہوتا تھا. میں نے ایک سی لاگ لکھا ہے. اب آپ بولیں گے سی لاگ کیا چیز ہے؟ سی لاگ آپ کو اگر یاد ہو، ہمارے وہ کیسٹ ریکارڈر ہوتے تھے جو ٹیپ، وہ صرف وہ موجود تھا ہمارے پاس. تو جناب اب آپ یہ سوچئے اختراعی ذہن کی بات کر رہا ہوں میں. اس زمانے میں تو میری سالگرہ تھی 25ویں سالگرہ، پہلی سالگرہ جو گھر میں ماں باپ سے علیحدہ اکیلے میں پڑے ہوئے تھے تو کیا کرتے. تو جناب اس میں نے لکھا پہلے اور پھر اس کو کیسٹ پہ ٹرانسفر کیا اور اپنی باتیں اس کے اندر بتا رہے ہیں، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کچھ. لیکن وہ بھی آپ اگر سنیں گے تو یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت غمگین انداز میں کوئی میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک پیراگراف صرف پڑھ کے بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں بھی میں نے انجوائے جو کیا ہے، اپنی اداسی میں بھی مزاح کے سہارے وہ انجوائے کیا ہے. آج 7ویں ماہ کا 7واں دن ہے، میری سالگرہ جولائی 7 7ویں ماہ کا 7واں دن ہے، ہماری سالگرہ ہے اور قفس اداس ہے. اس مرتبہ بھی 365 دن سراسر بلا تکلف نکل گئے اور ہم کوئی بڑا سا یا کم از کم چھوٹا سا کام بھی سر انجام نہ دے سکے. البتہ روز روز بڑھاپے کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک شریف آدمی کی اوسط عمر 50 برس ہے. گویا اگر ہم شریفانہ انداز سے انتقال پرملال فرمائیں تو اب ہماری وفات میں اتنا ہی عرصہ رہ گیا جتنا ہماری ولادت کو گزرا ہے. فلمی لائن میں ہوتے تو سلور جوبلی منا رہے ہوتے اور ہم اب تک بجلی بھی نہ گرا سکے. حالانکہ اتنی عمر میں لوگوں نے جانے کیا کیا کر دیا. محمد بن قاسم نے دیوبند فتح کر لیا، محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملہ کر دیا تھا، محمد علی کے لیے ہیوی ویٹ چیمپئن بن گیا تھا، کیٹس عشقیہ غزلیں لکھ کر کے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. اور دور کیوں جائیے، ہمارے اپنے گھر میں بھائی جان سبھی محسن اس عمر میں یعنی 25 سال کی عمر میں ایک بچے کے باپ بن چکے تھے. لیکن ہم ہیں کہ ابھی تک محض MA جرنلزم، سابق سب ایڈیٹر ویکلی نصرت اور سابق ریزیڈنٹ ایڈیٹر ماہنامہ دھنک سے آگے نہیں بڑھ پائے. ایسا نہیں ہے کہ ہم میں کوئی بڑا نام پیدا کرنے کا جذبہ نہیں، بلکہ ہم تو نام پیدا کرنے کے سلسلے میں خاصی جذباتی واقع ہوئے ہیں. تو یہ اس کا انٹرو تھا. اور پھر اس کے بعد بہت ساری اور چیزیں باتیں کی ہیں جو ظاہر ہے وہ کتاب میں ہیں، آپ اس کو بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اس کا میں نے کتاب چھپائی تو نہیں ہے، بلکہ اس طرح میں نے آسان یہ کر دیا ہے کہ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اپنے نام سے jamalmohsin.com. آپ ابھی بھی اپنے فون پہ اگر جائیں jamalmohsin.com آپ کو ویب سائٹ نظر آئے گی، اس پہ کتاب ہے. کتاب پہ آپ کلک کریں اور پھر ورق جس طرح رکھتے ہیں نا رائٹ اور لیفٹ ایرو میں، وہ آپ کو ورق واقعی الٹے گا اور اس کی آواز بھی آئے گی پلٹنے کی. لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہم سب اسٹیج زندگی کو اس حصے میں ہیں کہ ہمیں جب تک ٹینجیبل بک
हमारे हाथ में ना हो मज़ा नहीं आता, राइट। तो वो तो ज़ाहिर है नहीं होगा, लेकिन यह है कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि जो भी इसके अंदर बातें इसमें हैं। आप लोगों का जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे जानें, मगर ये पढ़ने के बाद आप मेरी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ जान सकते हैं, क्योंकि ये सारी मेरी अपनी कहानी है। और ये एक समझे इमिग्रेंट की कहानी है, जो यहाँ आया उसने क्या किया क्या नहीं किया। कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जो मैंने कहीं किसी तकरीब में पढ़े हों किसी के बारे में, तो वो अलग बात है, लेकिन जो अपने बारे में वो समझिए आप ही की कहानी है, लेकिन उसको मैंने अपने अंदाज में लिखा है। तो लेटली कोई गुज़श्ता 4-5 वर्षों से, क्योंकि ज़ाहिर एक जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मसरूफ़ हो गया, तो वो समझो 10-15 साल का जो हिस्सा है उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और फिर लास्ट 10 मिनट किया, हाँ लास्ट 10 वर्षों में मैंने फिर लिखना शुरू किया। तो कुछ मैंने रुपया काला मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर लिखे, मैं सिर्फ आपको नाम बता दूँ, कुछ सेल फोन के ऊपर, कुछ और जो मुझे समझ में आया इंटरेस्टिंग, वो सब मैंने लिखे हैं इसके अंदर। तो लास्ट फ्यू ईयर से मेरा ताल्लुक एक ऑर्गेनाइजेशन से है, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड, पाकोली उसका निक नेम है। तो उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है आइजनहावर पार्क न्यूयॉर्क में, और वहाँ वो बहुत सारे सिंगर बुलाते हैं, जैसे हर जगह होता है, सिंगर बुला लिया और म्यूजिशियन और ये वो जश्न आज़ादी के मौके पे। तो मुझे चूँकि लिखने का शौक था, तो मैंने उनको आइडिया दिया, और फिर मैं कोई 5-6 सालों से मैं कुछ लिख रहा हूँ वहाँ पे। तो जैसे शुरू हमने किया तो वो हीर रांझा की स्टोरी से किया, तो ज़ाहिर है मैंने लिखा भी, नरेट भी किया, फिर अनारकली किया, अमीर खुसरो किया, फिर मैंने जो है वो खाके लिखने शुरू किए। तो उसमें एक खाका जो था वो सर सैयद कायद-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू, एक आम पाकिस्तानी की कायद के साथ गुफ्तगू, और उसके अंदर वो मैसेज भी है और उसके अंदर वो तंज भी है जो हालात है हाजरा पे, यानी किसी सियासी पार्टी पे कोई कुछ, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं, मुझे मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैंने अपने कायद-ए-आज़म से बात कर रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ कि ये आपने ये ख्वाब देखा था, लेकिन अब ये उसकी ताबीर देखिए ये हुई। फिर अलीगढ़ वालों ने जब वो देखा, अलमनाई जो बहुत हर शहर में है, यूनिवर्सिटी में भी है, 17 स्टेट में, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ लिखें। तो मैंने फिर एक खाका लिखा जिसमें था सर सैयद, गांधी जी और एक बिहारी की गुफ्तगू। तो वो गुफ्तगू वैसे तो वो है कोई मेरे ख्याल में 10-12 मिनट का, लेकिन मैं सिर्फ आपको पहले 5 मिनट दिखा के एक सैंपल के तौर पे, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं किस तरह लिख रहा हूँ। और ये एक ऐसा है जिसमें मैंने एक्टिंग भी की है, बाकी मैं सिर्फ एक आम आदमी की तरह सहाफ़ी के तौर पे। तो आप तो सुनाओ, और इसके बाद अपने हमारे साहिब सदर हैं वो कुछ गुफ्तगू करेंगे। और इसको आवाज नहीं आ रही भाई। देख रहे हैं और जो देख रहे हैं हम, विश्वास नहीं हो रहा है कि सर सैयद और गांधी जी हैं कहाँ। सर सैयद अहमद खान, गांधी जी आइए आइए तशरीफ लाइए। माइक्रोफोन आलम अरबा में एक्सीडेंट और सड़क मरम्मत ना हुए हैं, या तो रोजे ही हुए हैं। सर सैयद जी की तबीयत में बहुत टॉलरेंस है। लोगों ने इन्हें क्या क्या नाम ना दिए, मगर भैया जान ट्रैफिक से तो मेरी जान जाती है। जी हाँ, सर सैयद बड़े मजबूत जिगर के मालिक हैं। में ये काफ़ी लंबी है, 16-17 मिनट की है, इसी पर इत्तफाक करते हैं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जमाल मोहसिन कितने ज़बरदस्त राइटर हैं।
जमाल मोहसिन साहब ने तो आई थिंक सिल्वर जुबली के टाइम पर धरना दिया, राइट? 25 साल सिल्वर जुबली बोलते हैं ना, 25 साल, हाँ। तो अब मैं उन साहब को यहाँ पर दावत दूंगा और क़यादत के लिए, जो आई थिंक प्लैटिनम जुबली के टाइम पर अमेरिका में धरना देने आए हुए हैं। डॉक्टर रफीक खान साहब से गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लैटिनम जुबली आई थिंक 75 जी, डॉक्टर रफीक खान साहब। सदर मोहतरम हज़रात, मेरी मोहसिन जमाल साहब के साथ मुलाकात जो है वो थ्रू फेसबुक है और आमद ने करवाई थी। और इस तरह से नहीं कि मेरे पास किताब आई, मैंने सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक कापी आई मेरे पास, मैंने कोशिश तो की पढ़ने की। तो जहाँ तक सवाल है, पहली बात जो उससे रिफ्लेक्ट होती है ये है कि यारों ये आ रहे हैं तुम्हारा शिव साहब, यहाँ तक कि एक मोहतरमा जो वहाँ से लिखती है जिन्होंने कंपोजिंग की, कहते ये आने से पहले ही 10-15 दिन पहले शोर मचा देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, पाकिस्तान आ रहा हूँ, कराची आ रहा हूँ, तैयार कर दो, सबको इतना दे दो, ये करो वो करो। तो वो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि आगे फिर देखा तो इनकी आमिर के साथ जो कि दोस्ती है वो भी, उसकी भी एक वजह है। तो एक बात जो कि मैं यहाँ यानी शायरी के हवाले से पहले जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे एक भावलपुर में जब था लेक्चरर, बड़ी पुरानी बात है, तो वहाँ ज़हूर नज़र हुआ करते थे, बड़े अच्छे शुरा में शामिल होते, रेज़ा की बुक थी। उन्होंने एक बात की थी कि मैं शायर हूँ, मैंने जो महसूस किया है, जो समझा है वही लिखा है, चाहे वो दुख हो या सुख। क्या बात। तो ये चीज़ जो है ये मैंने जमाल में भी पाई है, ये चीज़ मैंने आमिर में भी पाई है। इन सब की कहानी दोनों की एक है। इनके अफसाने पढ़े, मैंने उसको काफ़ी कोशिश की कि उनको बेहतरीन बनाया जा सके। तो ये यहाँ आकर ये एक एक्सरसाइज जो है, जहाँ मेरे कुछ काम थे, इनका भी सिलसिला चलता रहा, 2-3-4 किताबें इनकी तो मेरे सामने लाई गई। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी काविश है उनकी भी। बल्कि मैंने अफसाने के बारे में, अफसानों के मजमूए के बारे में पिछली दफ़ा कहा था कि ये खजीना है जो कि आमद ने छुपा रखा है, इसको बाहर लाना चाहिए। क्योंकि इसमें जो मेरे नज़दीक जो कि सब इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है सोशल रिफॉर्म्स का, कि इस्लाह मुआशरा किस तरह से की जा सके। तो ये इस्लाह मुआशरा का जो एलिमेंट जो है वो जमाल के भी है उसमें। तो इन्होंने तंज़िया अंदाज़ अख्तियार किया है, तंज़ व मज़ाह में बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। समझता हूँ मैं बहुत अप्रिशिएट की थी अपनी जो है वो ख़ानदान के साथ जो इनकी वाबस्तगी है वो भी आइडियलिस्टिक है, बहुत अच्छी है, बड़ी एक दूसरे के साथ, माँ के साथ बड़ी एक जो है वो प्यार मोहब्बत है, वो भी इनका समझ लेंगे इनकी पर्सनैलिटी का एक अच्छी नुमाइंदगी करता है वो भी। तो ये सारी चीज़ें इनमें से बात जो है वो बहुत हैं। सबसे बड़ी बात यह है वो सब की सब आ गई। मुझे ज़रा थोड़ा सा जो इख्तलाफ हुआ था ना इनकी इस किताब के, वो ये है कि टाइटल किसी बुक को देना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने जब इकबाल फैज़ और हम लिखी थी तो ये मेरी सारी ज़िंदगी का इकबालियात और फैज़ मसाद के साथ लंदन में जो मेरी मुलाकातें हुई, जहाँ एक ऐसा भी वक्त है कि हम दोनों स्पीकर्स इकट्ठे थे इन द कोर्ट सोसाइटी में, मैं और फैज़ 2 ही स्पीकर थे वहाँ। तो उस सूरत में तो उनके साथ इंटरेक्शन रहा। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो बंदा महसूस करता है कि वो उन चीज़ों को बाहर लाए और सोशल रिवाज की तरफ सिग्नल्स दे, सब करे। तो इसमें जो मैंने महसूस किया वो ये बात थी कि जमाल साहब ने हर लेवल पे उन्होंने कोशिश की है करने की। लेकिन बात यह कि जब मैं पढ़ना शुरू किया तो शुरू में तो कुछ कॉलम्स थे पाकिस्तान के लिखे, कोशिशें थी जो कि यूनिवर्सिटी में तकरीरें वगैरह करने की थी। तो मैंने कहा ये एकदम धरना अमेरिका के साथ कैसे हो गया, यानी अमेरिका में धरना आया तो अमेरिका में, ये ठीक है कि एक मेरा शेर है कि कब जाते हैं हम खाके वतन छानने वाले,
यारों ने कहा जाओ नई रस्म चली है। क्या बात तो हर चीज़ जो है वहाँ जो है वो चूँकि अट्रैक्शन बहुत होती है यहाँ अमेरिका आने की। वो अलग बात है कि हम जैसे भी आजकल इस सिलसिले में ग्रीन कार्ड लेने के बाद अभी तक रोड खुल रहे हैं, कहीं थोड़ी देर के लिए यहाँ भी रह रहे हैं, लेकिन मुझे असल बात जो है मुझे अपना कैलिबर वहाँ जो अपना इतना बड़ा नज़र आता है, यानी अपना कद काट, तो बिल्कुल उसको मैं काटा भी मार देता हूँ। तो कई और मजबूरियाँ होती हैं जो कि इंसान को कहती हैं कि आप ज़रूर अमेरिका आएँ, आप यहाँ सेटल भी हो जाएँ। तो बात यह है कि मेरे नज़दीक इनका टाइटल जो है वो करस्पॉन्ड नहीं करता उसके साथ। नाराज़ ना होना भाई, वजह यह है कि डरना है तो ये बस्ती बस्ती डरना है, हाँ। ये अमेरिका में डरना नहीं है। आपका डरना वहाँ से हुआ, एकदम आप बदल भी गए, एकदम आप जो है वो बन गए साल बाद ही यानी आखिर में जाकर आपने वो खाते में लिखने शुरू कर दिए, और ये सारा मिला जुला है मैं क्यों हिम्मत थी। मामून अहमद साहब से गुजारिश है कि वो आए स्टेज पर और अपने ख्याल के साथ। ख़वातीन व हज़रात, लड़का लड़की जवान हो जाते हैं तो या तो शादी फौरन हो जाती है या 2-4 साल मंगनी जारी रहती है। आप हजरात की अमेरिका से शादी फौरन हो गई, लेकिन मामून अहमद ने पहले मंगनी की और बाद में शादी की। मंगनी टूटी नहीं, आपकी क्या बात है? मैं 63 में यहाँ आया था, 1 साल यहाँ रहा था, यहाँ की तहजीब व तमद्दुन से थोड़ा थोड़ा आशना हुआ था, चला गया था। फिर 3.5 वर्षों के बाद मैं इमिग्रेंट बनकर यहाँ आया था। यानी मेरी शादी में मंगनी भी है और शादी भी है। अक्टूबर 1964 का शेर है, किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज शब, है अजनबी ये देश नहीं कोई हम जवाब। सच्चा क्या वाह वाह। मोहसिन जमाल मोहसिन और मुझ में एक कदर मुश्तरक है। इन्होंने सहाफ़त की सनद कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। मैंने न्यू स्कूल फॉर रिसर्च सोशल रिसर्च से मीडिया स्टडीज़ में एमए की सनद हासिल की। ये प्रिंट मीडियम के बंदे थे, मैं रेडियो और टेलीविज़न मीडियम का बंदा था। मेरे लिए बातें हो गई। मैरिलिन माय डियर, वेयर इज मैरिलिन? कंग्रेचुलेशंस, you hit the jackpot and you discovered him. Congratulations, and I am so very happy. It might be vice versa. ये वो आपके केस में है। वो आपके केस ठीक में नहीं लगा, लेकिन है। चलिए ठीक है, मैं नहीं, वैसे वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे वो हैं। सही कह रहे हैं। मैं पता है जो बेस्ट मैरिज होती है ना, उसमें कहते हैं कि you each other should suspect that they got the better deal. यही मैं कह रहा Right? हूँ। So I think that I got a very good deal. After 43 years, she 2 kids, 3 grandkids, and she's sitting here in this literary circle where she does not understand what's going on, but she's here because of me and to support me, Thank you. to give me the company of 2 hours New Jersey Turnpike. And they beat us. They married 50 years. It's their 50th anniversary. Okay. That's right. ख़वातीन व हज़रात, Congratulations. मैं ज़बान का एक संजीदा तालिब इल्म हूँ, तो इस किताब पर मेरा जो तबसरा है वो खालिसतन ज़बान के ज़िम्न में है। थोड़ा सा तवील है, 7.25 मिनट्स का है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि दाद देने की ज़रूरत नहीं, सुनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समाअत के दर वार रखिए
ताकि जगमगाहट का एक समा पैदा होता रहे। क्या बात। आप 10 मिनट लें 8 की बजाय, आप तेल पड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने 8.25 मिनट्स इसलिए कहे कि बीइंग ए ब्रॉडकास्टर, माशाल्लाह सर, हम तना गोश होके सुनेंगे आपको, क्या हो कि हम तना गोश होके सुनेंगे। भाई साहब मोहम्मद शफीक यहाँ बैठा, इसके सामने आप गलत उर्दू नहीं बोल सकते। अच्छा, ये भी आपके इलाके के कहाँ से? ख़वातीन और हज़रात, ये निस्फ सदी का किस्सा है, ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। और इस शेर, इस मिसरे को मैंने आगे बढ़ाया, किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज शब, है अजनबी ये देश नहीं कोई हम ज़बां। अक्टूबर 1964 का शेर है। अब आप खुद ही समझ जाइए कि जमाल मोहसिन का अमेरिका में दायमी धरना सरगोशी की जुबान में क्या पुकार रहा है। मसलन मुजव्वज़ा पुकार के लबों पर अल्फाज की एक कतार है। मसलन जवानी, तालीम, रोज़ी, वतन, इंतकाल, मुंतकिली, रास्ता, सफ़र, मोड़, अजनबी, आशना, कहानी और तजर्बात व वाक़यात वगैरह हूँ। ज़रा सा आगे बढ़िए। सूद, ज़िया, कल आजकल, पस मंज़र, मंज़र, सबक दर सबक, ये और ऐसे ही दीगर अल्फाज वक्त, उम्मीद, नौमीद, गम और खुशी की छलनियों में छान लीजिए। जमाल मोहसिन का मुद्दआ माफी ज़मीर का आईना खुद शनासी का अक्स दिखा देगा। क्या बात। जमाल मोहसिन अमेरिका में एक पाकिस्तानी निजात तारिक वतन है। उसके नज़दीक कराची एक पड़ाव है जहाँ वो रुका था। उसके नज़दीक दसना भी एक पड़ाव था जहाँ उसके आबा व अजदाद रुके थे। वो एक सादत है, ये सादात का वाहिद सीगा है। वो एक सादत है, लेकिन वो मक्के मदीने से शुरू होने वाले सफ़र के आगाज़ का जिक्र नहीं करता। वो ये भी नहीं बताता कि वो सरज़मीन अरब और हिंदुस्तान के सफ़र में किस पड़ाव से कब गुज़रा था। और ये ज़रूरी भी नहीं कि फ़र्द अपने सफ़र में शामिल हर पड़ाव का नाम भी गिनवाए, उसका तस्करा भी करे। याद के प्याले में अगर करीब ज़्यादा हो तो बईद छलक जाता है। सो इत्माम मोहब्बत के तौर पर सिर्फ यह कहिए और मानिए कि जमाल मोहसिन एक सादत है, बिहारी है, कराची है, न्यूयॉर्कवी है, जो अमेरिका में एक दायमी धरना दिए बैठा है। इस धरने में उसकी मांग वाज़ेह है, जो अब पूरी नज़र आती है। वो फारिगुल बाल है, अपनी तालीम और जिद्दोजहद के बाइस वो अपनी फरहा भी है और जिनका वो ऐलान भी करता है। बिलाशुबा अमेरिका एक हकदार मुल्क है जहाँ हकदार को उसका हक इंसाफ की सूरत में मिलता है। और ये भी है कि यहाँ आने वाले बहुत से तारिकीन वतन, मैं आपकी ख़ास तवज्जो चाहता हूँ, हाँ ये भी है कि यहाँ आने वाले बहुत से तारिकीन वतन ज़िंदगियाँ गुजारने के बावजूद ज़िंदगी से आशना हुए बगैर मिट्टी की चादर ओढ़ कर गुमनाम मुसाफिर बन जाते हैं। कल कला को उनकी आइंदा नस्लें गुमनामी तज कर खुद साख्ता नित नए नामों के साथ असफार का सिलसिला शुरू करने की दावत देती हैं कि यही इस मुल्क की रीत है। क्या ये रीत मुजर्रद है? जी नहीं, हरगिज़ नहीं कि अफ्रीका से
शुरू होने वाली इंसानी नस्ल यहाँ सिर्फ एफ्रो अमेरिकन है, बेशुमार नस्लों का एक मजमुआ है। उस मजमुए में शाहनाम भी हैं और बेनाम भी। जमाल मोहसिन की कहानी बुनियादी तौर पर आज की कहानी है। उस कहानी में गुजरा कल भी शामिल है और आने वाला कल भी। गुजरे कल में याद रह जाने वाली यादें हैं, आने वाले कल में तवक्कुआत और ख्वाहिशात हैं। उन तवक्कुआत और ख्वाहिशात के कदम इस ज़मीन पर होने के बावजूद अनजाने खलाओं में महवे परवाज हैं। बेशक इंसान जी अक्ल होने के बावजूद जी गैब नहीं। इस कहानी की सिनफी हदबंदी कीजिए। मन की कथा, देखी अनदेखी रिवायात, गुजरे कल के बाजार में आने वाले कल की आवाज़ें। गुजरे कल के बाजार में आने वाले कल की आवाज़ें, सूदों की नुमाइश, कीमतें और ख़रीद व फरोख्त, फ़र्द वाहिद का ज़ाती एहतिसाब, माशरे और मौसमों का जायज़ा, नफ़ और नुकसान के तज्ज़िये। क्या खोया क्या पाया, ऐसे मुफरद व मुरक्कब सवालात जवाबात, दीवार, साया, किरणों और एक परछाई से यकतरफा गुफ्तगू, एक परछाई से यकतरफा गुफ्तगू, मेले में तन्हा आने की नज़र आने की तमन्ना, जुस्तजू। किस्सा मुख्तसर, इस कहानी की सिनफी हदबंदी नहीं, शख्सी हदबंदी जमाल मोहसिन खुद करता है। अमेरिका में लफ्त हाय जिगर व अल्फाज दीगर, जिगर के टुकड़े, इन टुकड़ों को ज़ाती हालात के साथ साथ मुशाहदात और तजर्बात के टुकड़े भी कहा जा सकता है। इन टुकड़ों में न दानिस्ता मिजाह है और न ही कोई दानिस्ता तंज। याद रहे कि तंज में छुरी है, मिजाह में चुटकी है। यह कहिए कि इन टुकड़ों में जमाल मोहसिन मासूम और बेज़रर सरगोशियाँ बिखेरता नज़र आता है। उन सरगोशियों में खुद को पाने की फितरी काविशात हैं, तसन्नो से पाक काविशात। इस किताब में दो अदवार शामिल हैं, कराची का दौर, न्यूयॉर्क का दौर। ये दोनों अदवार गंगा और जमुना की तरह बहते हैं और इलाहाबाद के संगम पर एक दूसरे में मुदगम हो जाते हैं। जमाल मोहसिन का संगम इलाहाबाद नहीं, न्यूयॉर्क है। वो इस शहर में खुद को एक खुद गिरफ्ता तारिके वतन कहता है, एक वसूख के साथ। ये वसूख इनफरादी नहीं, इज्तिमाई है कि आम तौर पर यहाँ बस जाने वाला हर तारिके वतन इसी वसूख के सहर का असीर होता है। इस सहर की तारीख, सहर जादू, इस सहर की तारीख की इब्तिदा से पहले की तारीख है। इस सहर की तारीख की इब्तिदा से पहले की तारीख है। दूर क्यों जाइए, यह भी कल ही की बात है कि एशिया और अमेरिका के मगरबी हिस्से के वस्त में बहरुल काहिल वाक़ न था, ज़मीन ही ज़मीन थी। लिहाजा एशियाई लोग जोक दर जोक यहाँ आए और रेड इंडियंस कहलाए। वो आज भी यहाँ बिलवास्ती और बिलावास्ती तौर पर इस्तेसाल और जुल्म का शिकार हैं। बेशक रेड इंडियंस की नक्ल मकानी इख्तियारी थी, उन्होंने अपनी शनाख्त बरकरार रखी। ज़माने गुजर गए, फिर ये हुआ कि अफ्रीका के आज़ाद मर्दों और औरतों को जबर नामी बेड़ियों में जकड़ कर अमरीका में लाया गया, उन्हें ग़ुलाम कहा गया। उन्हीं की तारीख से उन्हें उनकी तारीख से, शनाख्त से और सकाफ़त से महरूम किया गया और फिर वक्त ने अंगड़ाई ली। गुज़िश्ता सदी की दो आलमी जंगों ने इस मुल्क को एक बार फिर तारिकीन वतन के लिए खोल दिया। वक्त ने खोल दिया
وقت نے ایک بار پھر انگڑائی لی. اس ملک کو تعلیم یافتہ لوگوں کی مزید ضرورت ہوئی تو اس نے امیگریشن کا دروازہ کھول دیا. پاسپورٹ کا لفظ درج تھا. جمال محسن کی امریکی امیگریشن اس کے پاسپورٹ کی مرہون منت ہے. اس کی امیگریشن انفرادی ہے، لہذا ایک عمرانی اصول کی روح سے اس کی تیسری نسل مقامی اختلاط کے باعث اپنی شناخت کھو دے گی. یہ اصول اجتماعی امیگریشن والوں پر لاگو نہیں ہوتا. اس ضمن میں ایک مثال ہسپانوی زبان بولنے والے لوگوں کی. یہاں بس جانے والے تارکین وطن کی زندگیوں کے کئی درجات ہیں. یہاں بعض تارکین وطن صرف اپنے سانسوں کے تواتر کے لیے زندہ ہیں، بعض دوسروں کے لیے زندہ ہیں، اور چند اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ خدمات اور کاوشات کے باعث ناموری بھی کماتے ہیں. جمال محسن نہ صرف کامیاب ہے، وہ نامور بھی ہے. اپنی والدہ محترمہ کی خواہش کے مطابق وہ اگر رزق حلال کی فراہمی کے لیے سعودی عرب چلا جاتا تو وہ وہاں اور وطن واپس آنے کے بعد صرف اور صرف ایک عدد کا درجہ رکھتا. یہاں وہ ایک کامیاب سماجی شخصیت ہے، ایک ایسی شخصیت جس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں. اس ضمن میں ایک اور بات، جب برسوں میں گھر کا یہ شدید مذہبی ماحول ہمیں پوری طور پر مسلمان نہیں بنا سکا تو سال 2 سال میں وہاں کے گورے ہمیں کیا عیسائی بنائیں گے. یہ جمال محسن کا فقرہ ہے. کیا یاد رہے کہ امریکہ سے باہر رہنے والے لوگ اسے گورے عیسائیوں کا ملک سمجھتے ہیں. اس ملک کی نہ کوئی سرکاری زبان ہے اور نہ ہی کوئی سرکاری مذہب. ملک پاکستان اسلام پر بنا تھا، وہاں سرکاری زبان اردو ہے، لیکن وہاں کوئی بھی ادارہ اردو کی پابندی نہیں کرتا. جمال محسن نے مسلم سینٹر فلشنگ نیو یارک کا ذکر کیا ہے. الحمدللہ یہ سینٹر اپنے دینی اور معاشرتی سرگرمیوں میں غلط روایات اور بدعتوں سے پاک ہے، جبکہ یہاں دوسرے بہت سے مذہبی ادارے پرانی مسموم روایات اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. ہم میں یہاں آج کتنے ہیں جو عقائد و ارکان اسلام سے واقف ہیں؟ بے شک اس ماحول میں خود کو ناممکن تو نہیں، مسلمان بنائے رکھنا مشکل ضرور ہے. جمال محسن کی والدہ محترمہ نے امریکہ دیکھے بغیر برسوں پہلے کراچی والے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر اپنے ایک بیٹے سے یہ بات کہی تھی. وہ بات صرف جمال محسن کے لیے نہ تھی، امریکہ آنے والے ہر بیٹے کے لیے تھی. نیو یارک شہر میں انگریزی کے علاوہ 158 زبانیں بولی جاتی ہیں، یعنی یہاں ہر 5واں گھر اپنی بولی بولتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہاں کی ہم آہنگی میں ہر بولی اپنے الفاظ اور آوازوں کے وجود کا اعلان بھی کرے، ان کی اہمیت بھی منوائے. ہر فرد کی اپنی اپنی کہانی ہے. اردو زبان و ادب کے سنجیدہ و باقاعدہ طلباء و طالبات کی نظر میں نقد و نظر کے حوالے سے یہ کتاب طنز، یہ خاص طور پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ کتاب طنز اور مزاح سے ہٹ کر ایک اور اسلوب تحریر کی جانب اشارہ کرتی ہے. میرے نزدیک اس میں نہ طنز ہے نہ اس میں مزاح ہے. اس اسلوب تحریر کا نام ہے فقاہت. یاد رہے کہ فقاہت کے دامن میں لطافت سے مزین ذکاوت بھی ہوتی ہے اور ذہانت بھی. فقاہت اپنے قاری کو زیر لب مسکراہٹ کی دعوت بھی دیتی ہے اور فکر کی دعوت بھی. جمال محسن کے اسلوب میں مسکراہٹ کا جمال ہے اور فکر کا کمال. جمال محسن صیغہ واحد متکلم میں متون و مفاہیم کو سطح کے ساتھ ساتھ تہداری اور پس منظر سے بھی ہمکنار کرتا ہے. میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں.
जमाल मोहसिन अपने मतून व मफाहिम को सतह के साथ साथ तहदारी और पस मंज़र से भी हमकनार करता है। उन मतून व मफाहिम में माजी, हाल और मुस्तकबिल हमदोश हैं। अब इस तबसरे का ये शेरी हिस्सा भी मुलाजा कर लीजिए। हयात ख़ाहाँ सबात ख़ाहाँ तलब नवाई शिताब भी है। खिरत का मंजर, हाँ, मोहम्मद रफ़ीक खान जो हैं ये लंबी बहर के शायर हैं। हाँ, ये हयात ख़ाहाँ सबात ख़ाहाँ तलब नवाई शिताब भी है। खिरत का मंजर जुनू का पैकर सवाल भी है जवाब भी है। फसून लम्हात आगही में सफ़र का यकसर निसाब भी है। ये आईना है गए दिनों का, ये जागते दिल का ख्वाब। जमाल मोहसिन तेरा ये धरना हकीकतों में शराब भी है, नकाब भी है, नियाब भी है। जमाल मोहसिन मुबारकबाद। अब इस तबसरे का ये शेरी हिस्सा छोटा सा रह गया है। अब इस तबसरे का ये शेरी हिस्सा ज़रा सा आगे बढ़ाइए और गैर खसी रुबाइयात की हैत में मुहर्रिर का किरदार भी मुलाजा कीजिए। पहले मैं वजाहत कर दूँ, उर्दू रुबाई की तारीख में उन्होंने कह दो आवाज़ नहीं आ रही। वो झूठ हर जगह कामयाब नहीं हो सकता। जी ये उनको दे दो, वो दबा देंगे। ज़रा सा मैं वजाहत करना चाहता हूँ। उर्दू अदब की तारीख में जितनी रुबाइयात हैं वो खसी रुबाइयात कहलाती हैं। जितने मजमूए हैं मीर तकी मीर से आज तक 4 मिसरे 3 कवाफी, तीसरे मिसरे से काफिया निकाल देते हैं। तो मैंने अभी मार्च में गैर खसी रुबाइयाती 6ठा गैर खसी रुबाइयाती मजमुआ मुकम्मल किया है। यानी इसमें 4 मिसरे हैं और 4 ही कवाफी हैं। मुहर्रिर का किरदार भी मुलाजा कीजिए और मुजव्वज़ा तहरीर के मतून भी, लोग तहरीर कहते हैं जो गलत है, मैं तहरीर कहता हूँ। तहरीर का मतलब है आज़ाद करना, तहरीर का मतलब लिखाई नहीं होता। न तीर न मौसम है बदलने वाला, न तीर न मौसम है बदलने वाला, न तुक्का है अब कोई भी चलने वाला। आफत नहीं सूरज नहीं ढलने वाला, मजबूर नहीं जग में संभलने वाला। और दूसरी रुबाई मुलाजा कीजिए। तदबीर कहीं पीछे रही जाती है, तकदीर बहरहाल सही जाती है। नदियाँ है ज़माने की बही जाती है, लम्हों की कहानी है कही जाती है, लम्हों की कहानी है कही जाती है। शीराज़ा सिमटता है बिखर जाता है, शीराज़ा सिमटता है बिखर जाता है। बिगड़े हैं गहे गाह संवर जाता है, जो काम भी करना हो वो कर जाता है। आता है हर एक लम्हा गुजर जाता है। और आखिरी रुबाई अपनों की भी गैरों की भी सुन लेता है। जमाल मोहसिन की कहानी है, अपनों की भी गैरों की भी सुन लेता है। दिल रेजे जो कीचड़ में हैं वो चुन लेता है, अपनों की भी गैरों की भी सुन लेता है। दिल रेजे जो कीचड़ में है चुन लेता है। सर नींद की बेदारी पे धुन लेता है, सर नींद की बेदारी पे धुन लेता है। सुन लेता है अपनी कभी गुन लेता है। जमाल मोहसिन
अमेरिका आकर हमारा वो सैयद ज़्यादा वाला काम तो ख़त्म हो गया। आपकी समाज का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत से और इतने इखलास के साथ, एक मोटा लफ्ज़ आता वही बोल के ख़त्म करता हूँ, आपने इतने इन्हिमाक से ये मेरा मज़मून सुना। इन